नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबर प्रहार में उत्तर प्रदेश से, जहां के बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी भी जारी है। पिछले 72 घंटे में भेड़ियों ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार जंगलों की खाक छान रही है। कई जगहों पर उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे और जाल का भी सहारा लिया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन 2 भेड़िए ऐसे हैं जिनको कई दिनों से पकड़ने की कोशिश में वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है। गन्ने के खेत में भेड़ियों की तलाश की जा रही है, ड्रोन से निगरानी है, चप्पे चप्पे पर कैमरे की तैनाती है, कैमरे लगाए गए हैं। बहराइच में शूटर्स ने डेरा भी डाला हुआ है। प्रशासन ने अब जंगल से सटे लोगों के घरों में दरवाजे लगाने का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि भेड़िए का हमला गांव वालों के लिए जानलेवा साबित ना हो और गांव वालों को इससे बचाया जा सके। लोग आदमखोर के खौफ में जी रहे हैं। खूंखार भेड़िए अब तक 10 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं और यही कारण है कि इतनी तेजी ऑपरेशन भेड़िया में लाई गई है। 2 भेड़िए काफी दिनों से वन विभाग की टीम की गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि उन्होंने कई बार लोगों पर हमला करने की कोशिश की और अब सीधे सीधे उन्हें मारने के भी ऑर्डर हैं। बहराइच में वन विभाग की टीम के लिए 2 आदमखोर जी का जंजाल बने हुए हैं। इनमें से एक भेड़िया लंगड़ा है, जो कि बेहद शातिर बताया जा रहा है, जबकि दूसरा भेड़िया अपने साथी के लिए शिकार पर निकलता है और बड़ी बेरहमी से छोटे बच्चों को मार डालता है। भेड़ियों के हमले के पैटर्न में कई बातें सिमिलर यानी कि एक जैसी नजर आ रही हैं। अब तक भेड़िए ने 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें से 9 छोटे बच्चे। इन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला है कि भेड़िया ज्यादातर के हाथ पैर खा गया है। उसमें सभी में गले, हाथ और पैर का मांस गायब है। सीने और पेट पर भी जख्म के निशान हैं, लेकिन चेहरे को नहीं नोचा गया है। भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों के शरीर पर दांत के 8 से लेकर 20 तक निशान मिले हैं। बहराइच के सीएमओ संजय कुमार का इस पर क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी की जा रही है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है जिन पर भेड़ियों ने हमला किया था। 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत खतरनाक है। बॉडी पर कहीं 8 बार, किसी की बॉडी पर 9 बार बहुत गहरे और खतरनाक घाव इन भेड़ियों ने करे थे। इसी वजह से इन 10 लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय जी मौजूद हैं, जो कि सीएमओ हैं बहराइच के। सर, जो भेड़ियों ने अटैक किया था, 10 लोगों के पोस्टमार्टम हुए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि जंगली जानवर के काटने से उनकी डेथ हुई है। जी, जो डेथ हुई है सर, उसमें बताया जा रहा है कि कहीं 8 बार, कहीं 9 बार, मतलब मल्टीपल तरीके से इस तरीके के घाव हैं जो बहुत खतरनाक हैं। हाँ, अलग अलग बॉडीज़ पे अलग अलग संख्या में घाव हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। सर, कई बार अलग अलग जानवरों के जैसे केसेस आते हैं, तो भेड़िए ने जिस तरीके से हमला किया है 9-10 बार, उससे किस तरीके का प्रतीत होता है आपको कि कितना खतरनाक ये हमला हुआ होगा, जो चाहे बच्चों की बॉडी हो या बड़ों की बॉडी हो, उन पर 1-2 नहीं बल्कि 10, 12, 15 इस तरीके के काटने के निशान हैं? नहीं, भेड़िया एज सच हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं कि मैसिव एनिमल बाइट से डेथ हुई है। और जानवर तो जानवर हैं, वो कभी ज़्यादा फिरोसियसली काटते हैं, कभी कम फिरोसियसली काटते हैं। इसलिए अलग अलग गहराई के घाव लगते हैं। कभी एक बार दांत गड़ाएंगे, कभी 1 से अधिक बार भी पकड़ लेते हैं, तो संख्या भी बढ़ जाती है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग ढंग के घाव मिलते हैं। अलग अलग केसेस में अलग अलग ढंग के घाव जरूर मिलते हैं, लेकिन भेड़िए का जो लोगों को काटने का पैटर्न है वो सिमिलर है। हाथों पर हमला, पैरों पर हमला, पेट पर भी कुछ लोगों के निशान मिले हैं, लेकिन चेहरे पर किसी तरह के बच्चों के कोई खरोच नहीं। वहीं बहराइच जिले के महसी तहसील में करीब 35 से 40 ऐसे गांव हैं जहां पर भेड़ियों के हमले लगातार जारी हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग की टीम दोनों आदमखोरों को पकड़ने में नाकाम है। हालांकि वन विभाग का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। बहराइच में ऑपरेशन
आदमखोर किस तरह से चल रहा है, कहां कहां तलाश की जा रही है, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। बहराइच के सिसैया चूड़ामढ़ी गांव की अगर बात की जाए तो यहां 3 किलोमीटर की दूरी पर टापू है और वन विभाग की टीम रोजाना यहां पर तलाश कर रही है। इसके अलावा जो अगली जगह है वो पचदेवरी गांव है, 10 किलोमीटर दूर नदी का जो टापू है उस एरिया में भी लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तलाश कर रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये मानना है कि यहां भेड़िए का ठिकाना हो सकता है, क्योंकि जो एरिया है वो ज्यादा है। भेड़िए अक्सर छिपने के लिए नदी के किनारे टापू पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। वहीं अगर पूरे कछार इलाके की बात की जाए तो यहां पर भी जिस तरह इलाके में गन्ने के घने खेत हैं उनमें भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बहुत सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और यह भी माना जा रहा है कि इन गन्नों के खेतों में भेड़ियों को देखा गया है। ड्रोन इमेजेस में वो भेड़िए जो हैं वो कैद हुए हैं, दौड़ते हुए हमने भेड़ियों को देखा था उन तस्वीरों में। और यही कारण है कि इन टापू वाले इलाकों में वो रह सकते हैं और कई बार कछार के इलाकों में भेड़िए जो हैं वो आते हैं और यही कारण है कि यहां पर तलाशी लगातार जारी है। सर, 2 भेड़ियों की तलाश आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन आप लोग लगातार कर रहे हैं ताकि ये भेड़िए मिल सकें? कि हम लोग इसको 24 आवर्स निगरानी में रखे हुए हैं। जहां कुछ स्थान वो है जहां इनके पाए जाने के, इनके रहने की संभावना ज़्यादा है। कौन कौन से इलाकों में ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ बहराइच और आसपास के गांवों में कि वो दोनों भेड़िए हो सकते हैं, और ये कंफर्म है कि दोनों भेड़िया हैं इसी एरिया में अभी छिपे हुए? कंफर्म है कि भेड़िया हैं, दोनों हैं और इसी इलाके में हैं। एक तो जो ज़्यादा संभावना है रहती है हमेशा वो एक सिसैया चूड़ामन गांव है, तो वहीं के ठीक उस गांव से ठीक पश्चिम लगभग 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मान के लिए 3 किलोमीटर वो कछार का वो टापू है नदी के जुड़ा हुआ, तो वहाँ संभावना वो रहती है। और पचदेवरी में वहीं से जहाँ बता रहे हैं वहाँ से लगभग अगर एरियल डिस्टेंस देखते हैं तो वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर, ज़्यादा है 10 किलोमीटर दूर एक पचदेवरी पड़ता है। तो पचदेवरी में भी है एक कोनी गांव है। कोनी गांव के पास एक उसी तरह टापू बना हुआ है, तो उस टापू में रहने की उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों जगहों पर सर्च करते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो जो सटे हुए ग्रामीण अंचल के गन्नों के खेत हैं उनमें हम सर्च करते हैं। डीएफओ बहराइच को आपने सुना कहां कहां किस तरह से सर्च को अंजाम दिया जा रहा है, उन्होंने विस्तार से बताया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की लोकेशन पता करना वन विभाग के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है और भेड़िए के हमलों को लेकर इस वक्त कई थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक बहराइच में बहने वाली घाघरा नदी के किनारों पर इन भेड़ियों की मांदे थी, लेकिन नदी में बाढ़ आई जिसकी वजह से पानी इन भेड़ियों की मांदों में घुस गया। मजबूरी में भेड़ियों को अपनी मांदे छोड़कर गांव की तरफ रुख करना पड़ा, वहां जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सूखा एरिया गांव की तरफ ही था। वहीं जो दूसरी थ्योरी है, पहली थ्योरी मैंने आपको समझाई, जो दूसरी थ्योरी है उस थ्योरी के मुताबिक इसी साल जनवरी में बहराइच में 2 भेड़िए के बच्चे मारे गए थे। खेत में ट्रैक्टर के नीचे भेड़िए के 2 बच्चे दब गए थे और अब भेड़िया आबादी वाले इलाकों में आकर छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और वापस जंगल में जाकर छिप जाता है। कल बहराइच के कोटाई गांव में लोगों ने भेड़िए को देखा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर ड्रोन के जरिए अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस वक्त हम फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी में मौजूद हैं और इस तरीके से एक ड्रोन यहां पर उड़ाया गया है, जो कि जहां पर गांव के लोगों ने बताया था कि इस गन्ने के खेत में उन्हें आशंका है कि यहां पर वो भेड़िया छिपता है, तो उसी गन्ने के खेत के बिल्कुल पास में जाके ड्रोन कैमरे के जरिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि अगर भेड़िया यहां पर है तो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। इस तरीके से आप देख सकते हैं गन्ने के खेत हैं और गन्ने के खेत के अंदर तक बिल्कुल नजदीक तक आप देखेंगे
तो वहां पर ड्रोन कैमरे की नजर से नजर रखी जा रही है कि अगर भेड़िया होगा तो उसे लोकेट कर लिया जाए। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, एक फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है इस वक्त नीचे मौजूद है और सामने जो आप गन्ने के खेत देख रहे हैं, इन्हीं गन्ने के खेत के ऊपर ड्रोन कैमरा जो है वो उड़ाया जा रहा है, जो कि नजर रख रहा है। और अगर कहीं पर, क्योंकि गांव के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने फुटप्रिंट्स भी देखे हैं कि भेड़िए के फुटप्रिंट्स हैं और उन्हीं की वीडियोग्राफी इन लोगों ने करी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को यहां पर बुलाया गया है और अब फिलहाल इन गन्ने के खेत जो है यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 2 भेड़िए जो हैं वो अब तक पकड़ में नहीं आए हैं और उन्हीं दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए इस वक्त वन विभाग की टीम जो है लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें जिस भी गांव से इंफॉर्मेशन आती है कि कहीं पर उन लोगों ने देखा है भेड़िए को, तो वहां पर वन विभाग की टीम पहुंचती है। 2 टीम होती है, एक टेक्निकल तौर पर ड्रोन के जरिए नजर रखती है कि कहां पर भेड़िया हो सकता है और एक टीम मैनुअल तौर पर उस जगह पर जाकर गांव के लोगों के साथ भेड़ियों को ढूंढने की कोशिश करती है। सर्च ऑपरेशन 2 भेड़ियों को लेकर अभी भी लगातार जारी है। तो आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन दोनों भेड़िए लगातार लोकेशन बदल रहे हैं बड़ी चालाकी से। वन विभाग के मुताबिक सुबह और शाम के वक्त भेड़िए अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों की जो आतंक है उससे कैसे राहत मिलेगी, उसके लिए भी तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं और इसी वक्त भेड़िए को पकड़ने का भी बेस्ट चांस होता है। यानी कि ये जो वक्त हम बता रहे हैं कि अगर भेड़िए को टीम पकड़ती है तो क्या बेस्ट वक्त होगा, सुबह 5 से 10 बजे के बीच भेड़िए को पकड़ने का बेस्ट मौका वन विभाग की टीम के लिए रहेगा। इसके अलावा शाम 4 बजे के बाद से 8 बजे के बीच, इन दोनों टाइमिंग्स के बीच वन विभाग की पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि भेड़िए को ट्रैक किया जा सके, ट्रैप किया जा सके और उसे पकड़ा जा सके। गांव वाले जो दहशत में जीने को मजबूर हैं, इन भेड़ियों को पकड़ने के साथ ही उस दहशत को खत्म किया जा सके। शिकारियों के पास जो हथियार होते हैं, वो हथियार के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत हमें समझा सकें कि किस तरह की राइफल्स हैं, कितनी उनकी रेंज होती है कि अगर भेड़िया इतनी दूरी पर दिखेगा तो उसे गोली लग सकती है। देखिए, जैसे भेड़िया जो है, पहली चीज़ हम आपको ये बता दें, बहुत क्लियर कर दें कि भेड़िया खुले स्थान पर बहुत दूर तक आपको दिखेगा ही नहीं। वो ज़्यादा इतना दिखेगा कि आपका रोड चक रोड पार कर रहा है, या बहुत दिखेगा कि एक धान के खेत है, धान के खेत में वो एक तरफ गन्ने खेत है, दूसरे तरफ गन्ने खेत में बीच में धान खेत है, तो धान के खेत से होते हुए एक गन्ने खेत से दूसरे गन्ने खेत में बढ़ रहा है। तो एक्चुअली उसमें रेंज की नहीं, आप अगर 100 मीटर ज़्यादा वो 100 मीटर आपको मिल पाएगा, तो वैसी इतनी रेंज तो हमारे गन में है कि वो हमारा काम हो जाएगा। भेड़िया इतना शातिर है, इतना चालाक है कि किसी एक जगह आपको नजर नहीं आएगा, या तो आपको जंगलों के बीच भागता हुआ नजर आएगा और उसकी रेंज भी जो है बहुत कम रहेगी, यानी कि बहुत कम वक्त के लिए आपको दिखेगा। लेकिन डीएफओ का कहना है कि अगर इतने वक्त के लिए भी दिख जाता है तो उनके पकड़ने में आसानी होगी। बहराइच में वन विभाग के ट्रेंड शूटर्स की टीम मौजूद है, जो कि दिन रात भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। शूटर्स की टीम जंगल के अलग अलग इलाकों में तैनात की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 डीएफओ लगातार ग्राउंड जीरो पर तैनात किए गए हैं। इस साथ ही फॉरेस्ट टीम के 25 लोग जो हैं उनकी तैनाती की गई है। 350 पुलिसकर्मी भी इस पूरे एरिया में तैनात किए गए हैं। और क्योंकि हम शूटर्स की टीम की बात कर रहे थे, अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश आ गए हैं कि अगर पकड़ में ना आए और मारना पड़े तो मार भी दिया जाए, इसलिए 18 शूटर्स की टीम की मौके पर तैनाती की गई है। 10 ड्रोन से नजर रखी जा रही है। 4 पिंजरे अलग अलग जगह लगाए गए हैं। 8 थर्मो सेंसर्स का इस्तेमाल कर इन भेड़ियों के लिए जाल बिछाया गया है। अगर भेड़िया दिख जाता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? पर जाल लगा करके हाका किया जाता है। हाँ। जब हाके में गिर जाता है उसके बाद उसको ट्रंकुलाइज कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए अभी जहां आप गन्ने के खेत में जा रहे हैं और वहां पर अगर कहीं लोकेट हो जाता है भेड़िया, तो सबसे पहले पूरा ऑपरेशन बताइए। सबसे पहले फिर आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग उसको निशान ड्रोन से देख लेते हैं कि यहाँ पर है। हाँ। उसके बाद में चारों तरफ से नेट लगा दिया जाता है। हाँ। एक साइड से हाका किया जाता है। हाँ। क्या किया जाता है? हाका लगाते हैं एक तरफ से। अच्छा। जो भागता है तो आकर के जाल में गिर जाता है, फंस जाता है। हाँ। उसके बाद उसको ट्रंकुलाइज करके फिर पकड़ के पहुंचा देते हैं। जो ये खबरें थी, अगर कहीं भेड़िया दिख जाएगा तो क्या सीधा उसे गोली मार दी जाएगी या फिर उसे पकड़ा जाएगा? उसको गोली नहीं मारा जाएगा। हाँ। जब नहीं पकड़ में आता है, दूर तो भले कोई और काम किया जाए, वरना पहले तो बस यही है, ट्रंकुलाइज करके उसको पकड़ा जाएगा।
पकड़ने की व्यवस्था चल रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां कल अचानक 3 मंजिला इमारत के भरभराकर गिरने से हड़कंप मच गया है। हादसे में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। मलबे में दबे 28 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में ये 3 मंजिला इमारत गिर गई थी। तीनों मंजिल पर अलग अलग गोदाम थे, वेयर हाउसेस थे। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग पहले से जर्जर हालत में थी और कल माल लोडिंग के लिए ट्रक बैक करने के दौरान पिलर से टकरा गया, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो गई, भरभरा कर गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। मलबे को हटाने का काम अभी भी जारी है। डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च किया जा रहा है कि कहीं मलबे में कोई फंसा तो नहीं है और उन्हें निकालने की हर संभव कोशिश। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। 35 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। युद्ध स्तर पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निगम, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से तुरंत मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से किया गया। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए बगल की बिल्डिंग की दीवार काटकर रास्ता बनाया गया। 28 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। हादसे के दौरान तीनों फ्लोर के गोदामों में लोग मौजूद थे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करा दिया है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, भरभराकर गिर गई। अब तक 8 लोग जान गंवा चुके हैं, 28 लोग घायल हैं। 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने अफसरों से बात की, राहत बचाव में तेजी के निर्देश दिए। 3 मंजिला बिल्डिंग में तीनों फ्लोर पर गोदाम बने हुए थे, वेयर हाउसेस थे और अलग अलग चीजों के वेयर हाउसेस थे। और यहाँ पर चूंकि लोडिंग हो रही थी, ट्रकों की अनलोडिंग हो रही थी, गोदाम में सामान रखा जा रहा था, तो जाहिर सी बात है मजदूर भी थे। और जब यह हादसा हुआ तो कई लोगों के मलबे में दबने की भी जानकारी मिली। ये बड़ा सा इलाका आप देखिए किस तरीके से, ये 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का इलाका है। किस तरीके से यहाँ पर दवा के गोदाम थे, इसके अलावा जो गिफ्ट आइटम होते हैं उसका गोदाम था और इसके अलावा व्यवसायिक की बिल्डिंग थी, बनाई भी मजबूत गई है देखने से। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो ट्रक यहाँ पर अनलोडिंग करने के लिए आया था, जब वो ट्रक बैक साइड में पार्क करने के लिए जा रहा था, उसी दौरान बताते हैं कि ट्रक बैक साइड में जाते समय शायद कोई पिलर ट्रक की चपेट में आया है और धीरे धीरे भरभरा करके ये बिल्डिंग गिर गई है। हालांकि बिल्डिंग गिरने में थोड़ा वक्त लगा है, इसी वजह से कुछ लोग जो अंदर थे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा बताई जा रही है, उनको बाहर निकलने का मौका भी मिल गया, लेकिन ज्यादातर लोग अंदर फंस गए, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोग घायल हो चुके हैं। इस बिल्डिंग का जो नक्शा है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA से पास था, लेकिन किस हालात में बिल्डिंग गिरी, किन वजहों से बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग गिरने की वजह ट्रक की पिलर में टक्कर ही है या कोई और भी है, इसको लेकर के तमाम जो जांच है वो जारी है। अभी भी आप देखिए कि SDRF और NDRF के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड से भी बाकायदा चेकिंग कराई गई है कि कोई इंसानी जान तो अंदर मौजूद नहीं है। और जो यहाँ SDRF और NDRF के जवान मौजूद हैं उनके हेलमेट में बाकायदा लाइट लगा हुआ है, यानी कि फुल्ली इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर SDRF और NDRF के जो लोग हैं वो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इस अगर पोकलैंड के आप पीछे भी देखेंगे तो SDRF और NDRF के लोग मैनुअल सर्च भी कर रहे हैं ताकि कोई भी अंदर ना फंसा रह जाए। इस बात की न सिर्फ तस्दीक की जा सके बल्कि इस बात को एस्टैब्लिश भी किया जा सके। लंबे समय से, यानी कि लगभग अगर बात किया जाए तो पिछले 20 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में मौके पर सीनियर ऑफिसर्स आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मरना और लोगों का घायल होना अपने आप में कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग हादसे को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब SOPs बनाई जाएंगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से ट्रकों को पार्क किया जाए, किस तरीके से बाकी चीज़ों को किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि बिल्डिंग का नक्शा जरूर पार था, लेकिन पार्किंग के लिए किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये भी हादसे के पीछे एक मुख्य वजह हो सकती है। बहरहाल युद्ध स्तर पर NDRF और SDRF अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोक बंधु अस्पताल जाएंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि मौके पर किस तरीके से और किन हालात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया और मौके पर पूरा किया गया।